नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और गेम प्लान में हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय टीम और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज होनी है उसको लेकर टीम चयन पर। इस पर तमाम चयनकर्ताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो अब अपने आप को मुझे लगता है वो राजा समझने लगे हैं जिनके सारे फैसलों पर हामी भरनी चाहिए। वरना कौन वो होगा जिसने वर्ल्ड कप के हीरो को ही टीम से ड्रॉप कर दिया, वर्ल्ड कप के कप्तान को ही टीम से बाहर होना पड़ा। अब कुछ लोग कह जरूर रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति को, उस प्लेयर को रेस्ट दिया गया है, लेकिन जब एक प्लेयर एक ही प्रारूप खेल रहा है तो उसमें रेस्ट किस बात का। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय क्रिकेट एक बार फिर से ऐसा फैसला सामने आया है जिसने खेल के प्रेमियों के बीच नई बहस छिड़ दी है। सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का अंतर्राष्ट्रीय सफर अब कठिन दौर में पहुंच गया है। दरअसल भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है। इस बीच भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए 20 ओवर की श्रृंखला के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। इस टीम में संजू सैमसन का नाम शामिल नहीं है। यही नहीं, बोर्ड की ओर से जारी जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन्हें विश्राम दिया गया है या चयन से बाहर रखा गया है। संजू सैमसन ने यह के लिए झटका इसलिए भी है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में भी उन्हें अंतिम 11 में जगह नहीं मिली थी। अब जिम्बाब्वे दौरे के लिए उन्हें अवसर नहीं मिला है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार चयनकर्ताओं की सोच क्या है और संजू सैमसन का भविष्य किस दिशा में बढ़ रहा है। संजू सैमसन को हमेशा एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज माना गया। उन्होंने कई बार अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत को जीत कर लाई, लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय जीवन की सबसे बड़ी चुनौती रही निरंतर अच्छा प्रदर्शन ना कर पाना। जब भी वो ऐसा लगा कि अब उनकी जगह पूरी तरह से पक्की हो जाएगी, तभी उनके प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिल सकती है और मिली भी है। प्रतिस्पर्धा में दूसरे खिलाड़ियों में उन्होंने बढ़त बना ली, जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट में इस समय प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा कठिन है। हर स्थान के लिए कई दावेदार मौजूद है। ऐसे में चयनकर्ता उस खिलाड़ी को लगातार अवसर देना चाहते हैं जो हर मैच में भरोसा दिला सके और अपने प्रदर्शन पर निरंतरता बरकरार रखे। यही वजह है कि अब संजू सैमसन की अनुपस्थिति को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे भविष्य की टीम तैयार करने की दिशा में उठाया गया कदम मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एक अनुभवी खिलाड़ी के साथ कठोर फैसला बता रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि संजू सैमसन को बाहर नहीं किया गया, बल्कि व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए उन्हें विश्राम दिया गया है। लेकिन खेल की दुनिया में केवल एक बात सबसे अधिक मायने रखती है और वो है आपका प्रदर्शन। यदि कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा खेलता है तो वापसी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वहीं यदि अवसर मिलने के बाद भी प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहता तो प्रतिस्पर्धा में पीछे छूटने का खतरा बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि संजू सैमसन एक बार फिर अपने बल्ले से जवाब देंगे। क्या वह घरेलू क्रिकेट और अन्य प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करके दोबारा भारतीय टीम में अपनी जगह बना पाएंगे, या फिर भारतीय क्रिकेट अब नए चेहरों के साथ आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अब लगभग फैसले आ चुके हैं। अब मैं संजू सैमसन को लेकर चयनकर्ता क्या कुछ सोच रहे, ये अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब से अजीत अगरकर एंड कंपनी इस पूरे बीसीसीआई में जब से पैनल बना है सिलेक्टिंग कमेटी का, तब से हो क्या रहा है। रजत पाटीदार टीम में क्यों नहीं? अभी मैं कह रहा हूं कि प्रदर्शन बहुत मायने रखता है, लेकिन वो प्रदर्शन किस बात का जहां पर आपको जगह ही नहीं मिल रही। रजत पाटीदार आपकी स्कीम में ही नहीं है, बीसीसीआई की स्कीम में ही नहीं नजर आते मुझे। ना वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ना वो मेन टीम में आ रहे हैं। वो क्या सिर्फ आईपीएल और एमपी टी20 लीग खेलने के लिए है? दूसरा बड़ा सवाल, अगर प्रदर्शन ही सब कुछ होता है तो भुवनेश्वर कुमार ने जब इतना अच्छा कमबैक किया तो उन्हें टीम में जगह क्यों नहीं? बड़ा सवाल बीसीसीआई से यह भी है, क्या बीसीसीआई पे एक लॉबी काम कर रही है जो गिने चुने प्लेयर्स को ही रखती है? क्योंकि आप देखिए, कुलदीप यादव इंग्लैंड टूर में, रवि बिश्नोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन जब टीम बनेगी तो मुझे लगता है कि वो टीम में होंगे रवि बिश्नोई आज भी, और कुलदीप नहीं होंगे। और कुलदीप जिम्बाब्वे दौरे पे भी नहीं है, रिंकू की वापसी हुई है। इतने ज्यादा चेंजेस करने के लिए
ऑफ द रिकॉर्ड एक खिलाड़ी ने मुझसे ये बात कही थी, अब वो नहीं खेलते, पूर्व खिलाड़ी हो गए हैं, कि उन्होंने मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा था विशाल अब वो समय आ गया है कि हर घर में इंडिया जर्सी पहुंचेगी। ऐसा क्रिकेट चल रहा है। सब प्लेयर अच्छे हैं, किसी प्लेयर को कम आंकना गलत होगा, लेकिन इस तरीके से किसी भी प्लेयर को आप डिमोरलाइज कर दें, आप उससे कहते नहीं भाई तुम अभी और रन बनाओ। जलस सक्सेना को हमने देखा है, अनमोल मजूमदार को हमने देखा है। तो बीसीसीआई की जो भी सोच हो, प्लेयर्स को खत्म करने की सोच मत रखें। अगर रजत पाटीदार को नहीं रखना टीम में तो साफ हो सकता है संजू अगर टीम से बाहर है तो बाहर है। खुल के जवाब देना चाहिए कि वीरेंद्र सहवाग को महेंद्र सिंह धोनी से इसलिए बाहर कर दिया था क्योंकि उन्हें युवा प्लेयर चाहिए थे। तो यह बात खुलकर पब्लिक डोमेन में आई थी। सिर्फ एक लिस्ट जारी कर देना ये मुझे लगता पर्याप्त नहीं है। खैर अब आगे बढ़ेंगे और एक क्रिकेट जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले तेज गेंदबाज शाहपुर जादरान का निधन हो गया। लंबे समय से वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे जादरान ने मंगलवार को आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी। खबर सामने आते ही पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही खिलाड़ियों से लेकर क्रिकेट फैंस तक हर कोई इस महान खिलाड़ी को याद कर रहा है। शाहपुर जादरान पिछले कई महीनों से गंभीर और दुर्लभ बीमारी से लड़ रहे थे। जनवरी से उनका इलाज नई दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था। परिवार के सदस्य और अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान भी इलाज के दौरान उनके साथ मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जादरान को HLH यानी हेमोफैगोसिटिक नाम की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीमारी में शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जिससे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचने लगता है। परिवार के मुताबिक गंभीर संक्रमण के कारण उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। संक्रमण शरीर के कई हिस्सों तक फैल गया। इलाज के दौरान कुछ समय के लिए जादरान की हालत में सुधार भी हुआ, लेकिन बाद में संक्रमण दोबारा बढ़ गया और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। दुखद बात यह रही कि जादरान अपना 39वां जन्मदिन भी नहीं मना सके। जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहपुर जादरान को याद करते हुए कहा कि वह अफगान क्रिकेट की नींव रखने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे। उन्होंने उस दौर में टीम का साथ दिया जब अफगानिस्तान क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। लंबा कस, तेज रफ्तार गेंदबाजी और मैदान पर आक्रामक अंदाज, यही शाहपुर जादरान की पहचान थी। लेकिन उनके कैरियर का सबसे यादगार पल रहा साल 2015 का वनडे विश्व कप। उस समय अफगानिस्तान पहली बार वनडे विश्व कप खेल रहा था। स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में शाहपुर जादरान ने न सिर्फ शानदार गेंदबाजी की, बल्कि विजय रन बनाकर अफगानिस्तान को विश्व कप इतिहास की पहली जीत दिलाई। जीत के बाद मैदान पर हाथ फैलाकर दौड़ते हुए जादरान की तस्वीर अफगानिस्तान क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में शामिल हो गई। शाहपुर जादरान ने साल 2009 में अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने देश के लिए 44 एक दिवसीय मुकाबले और 36 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले। एक दिवसीय क्रिकेट में उन्होंने 43 विकेट लिए, जबकि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 37 विकेट दर्ज किए। उन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला साल 2020 में खेला था। इसके बाद भी वह घरेलू क्रिकेट से जुड़े रहे। जनवरी 2025 में उन्होंने क्रिकेट संन्यास का ऐलान किया। जादरान सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वह उस पीढ़ी का हिस्सा थे जिसने अफगानिस्तान क्रिकेट को संघर्ष से पहचान तक पहुंचाया। उनकी मेहनत, जुनून और जज्बे ने कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा दी। आज अफगानिस्तान क्रिकेट अपने इस नायक को खो चुका है, लेकिन मैदान पर उनकी यादों और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत शॉकिंग खबर है, क्योंकि मुझे लगता है ये सब फाइंडिंग मेंबर्स थे उस टीम में जब ये टीम बन रही थी। मोहम्मद शहजाद हुआ करते, नबी राशिदी, सब उस समय के प्लेयर हैं जब इस टीम को बिल्ड किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सब टीम खेलने आई थी। अब जरा बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। फुटबॉल वर्ल्ड कप से दो बड़ी खबर सामने आई। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टारों में शामिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप सफर खत्म हो गया है, तो दूसरी तरफ मेजबान अमेरिका की टीम भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। सबसे बड़ा झटका लगा पुर्तगाल को। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह मुकाबला इसलिए भी खास था क्योंकि 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे।
जैसे ही रोनाल्डो मैदान से बाहर निकले, स्टेडियम में मौजूद फैंस ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। रोनाल्डो ने भी गंभीर चेहरे के साथ फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह अपने आखिरी वर्ल्ड कप सफर को अंत जीत के साथ करना चाहते थे। रोनाल्डो ने साल 2026 में अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था। अपने पहले ही विश्व कप में उन्होंने पुर्तगाल को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही उनके वर्ल्ड कप कैरियर का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। साल 2018 में स्पेन के खिलाफ उनका मुकाबला आज भी याद किया जाता है, जहां उन्होंने शानदार हैट्रिक लगाकर मैच को 3-3 की बराबरी पर पहुंचाया था। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग रही। पुर्तगाल को स्पेन की मजबूत रक्षा पंक्ति यानी डिफेंडर्स के सामने गोल करने का मौका ही नहीं मिला। स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रोनाल्डो के कई प्रयासों को नाकाम कर दिया। स्पेन के लिए यह जीत कई मायनों में खास रही। स्पेन ने लगातार छठे वर्ल्ड कप मुकाबले में क्लीन शीट यानी बिना कोई गोल खाए जीत दर्ज की। इस शानदार प्रदर्शन के साथ स्पेन ने इटली और स्विट्जरलैंड जैसी टीमों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर मेजबान अमेरिका का सफर भी खत्म हो गया। बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 के बड़े अंतर से हराया। इस मुकाबले में अमेरिका की डिफेंडर्स की गलतियां भारी पड़ गई। बेल्जियम के चार्ल्स डी केटलारे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अमेरिका के गोलकीपर की एक बड़ी गलती मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद बेल्जियम ने लगातार दबाव बनाए रखा और अमेरिका की वापसी की उम्मीदों को खत्म कर दिया। अब वर्ल्ड कप में आगे बढ़ चुकी टीमों की नजर खिताब पर है। स्पेन अपनी मजबूत डिफेंडर और शानदार लय के दम पर सबसे बड़ी दावेदारियों में शामिल हो चुका है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी याद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विदाई रहेगी। 5 विश्व कप खेलने वाले इस महान खिलाड़ी का सफर अब इतिहास के पन्ना में दर्ज हो चुका है। क्या यह रोनाल्डो के वर्ल्ड कप कैरियर का आखिरी अध्याय है? क्या स्पेन इस बार खिताब जीतने में कामयाब होगा और कौन सी टीम बनेगी फुटबॉल की नई बादशाह, ये देखना होगा। तो एक बार जीएफएक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि रोनाल्डो किस तरीके के खिलाड़ी थे, उन्होंने कितने वर्ल्ड कप खेले और कितने गोल उन्होंने किए। क्योंकि अपने आप में अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले 2006, 2010, 14, 18, 22, 26 लगभग 6 विश्व कप खेले हैं उन्होंने। और यहाँ पे गोल्स की अगर बात की जाए तो 26 मैच, 10 गोल और 2 असिस्ट। ये बहुत शानदार रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार एक भी गोल वो नहीं कर पाए। और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनकी टीम का जब वो चौथे स्थान पर उनकी टीम आई थी, यानी पुर्तगाल आई थी 2006 के वर्ल्ड कप में। और 2006 का ही वर्ल्ड कप उनका पहला फीफा वर्ल्ड कप भी था। तो कुछ इस तरीके का इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं। हम लगातार देखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग बहुत है, उनकी फिटनेस को लेकर बात होती है। लेकिन जब वर्ल्ड कप का कॉलम आएगा तो मुझे लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए वो एक काला अध्याय होगा। वो चीज़ जिसे वो भूलना चाहते होंगे कि मैं अपने इतने बड़े कैरियर में एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। फीफा से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर इस वक्त एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि एक खिलाड़ी के रेड कार्ड का नहीं है, सवाल यह है कि निष्पक्षता कहां है। सवाल है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े खेल संगठन के फैसलों पर राजनीतिक दबाव पड़ सकता है। पूरा मामला अमेरिका के स्टार स्ट्राइकर फ्लोरिन बालोगुन से जुड़ा हुआ है। पिछले मुकाबले में बालोगुन को रेड कार्ड मिला था। नियमों के मुताबिक उन्हें अगले मैच से बाहर रहना चाहिए था, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल से पहले अचानक उनका एक मैच का प्रतिबंध हटा दिया गया और उन्हें बेल्जियम के खिलाफ खेलने की मंजूरी मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो को से बात की और रेड कार्ड की समीक्षा करने की मांग की। बाद में ट्रंप ने भी सार्वजनिक तौर पर माना कि उन्होंने फीफा से इस फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने फैसला बदलने का दबाव नहीं बनाया, सिर्फ समीक्षा की मांग की थी। इसके बाद फीफा की अनुशासन समिति ने बालोगुन पर लगा एक मैच का प्रतिबंध हटा दिया। हालांकि फीफा अध्यक्ष का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह स्वतंत्र समिति में लिया है, किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं था। लेकिन इस फैसले से नया विवाद खड़ा हो गया है। बेल्जियम फुटबॉल संघ ने इसका विरोध किया, अपील भी की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। यूरोप के फुटबॉल संगठन ने भी इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे खेल की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। हालांकि बालोगुन के मैदान पर उतरने के बावजूद अमेरिका को कोई फायदा नहीं मिला। बेल्जियम ने मुकाबला 4-1 से जीत लिया। अमेरिका का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में ही खत्म हो गया। अब इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी देश का राष्ट्रपति किसी खिलाड़ी के मामले में दखल दे सकता है?
क्या खेल के नियम सभी टीमों के लिए बराबर है और अगर फैसले बदलते हैं तो उनका आधार क्या होता है? फीफा लगातार यह दावा करता है कि उसके सभी फैसले पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इस विवाद के बाद एक बार फिर उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। दुनिया भर के फुटबॉल जानकार अब यही पूछ रहे हैं कि क्या खेल और राजनीति के बीच दूरी अब कम होती जा रही है, क्योंकि इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवालिया निशान है फीफा के ऊपर। आगे बढ़ेंगे। क्रिकेट जगत से जुड़ी एक ऐसी खबर है जो केवल एक खेल तक सीमित नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में बड़े खतरे और किसी खिलाड़ी की छवि से भी जुड़ी हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी छवि की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अभिषेक शर्मा का आरोप है कि एआई की मदद से उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर झूठे वीडियो तस्वीरें तैयार की गई हैं, जिन्हें सामाजिक माध्यमों से प्रसारित किया जा रहा है। इन सामग्रियों के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अभिषेक ने न्यायालय से मांग की कि ऐसे सभी भ्रामक वीडियो और तस्वीरों को तत्काल हटाया जाए। साथ ही उन्होंने अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है, ताकि भविष्य में उनका नाम और चेहरे का इस तरीके से गलत इस्तेमाल ना हो सके। हालांकि फिलहाल दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में अंतरिम सुनवाई नहीं की है। न्यायालय ने याचिका में कुछ आवश्यक दस्तावेजों की कमी बताते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया। अदालत ने अभिषेक शर्मा के वकीलों को निर्देश दिया है कि जिन वीडियो और इंटरनेट पते का उल्लेख याचिका में शामिल किया गया है उनसे जुड़े सभी प्रमाण और स्क्रीनशॉट अदालत के सामने पेश किए जाएं। इसके बाद ही मामले की विस्तृत सुनवाई होगी। दरअसल हाल ही में सामाजिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें अभिषेक शर्मा की प्रबंधन को उनकी प्रेमिका बताकर एक भ्रामक दावा किया गया। इतना ही नहीं, कई तस्वीरों और वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाले गए, जिनमें अभिषेक शर्मा के बारे में गलत और मनगढ़ंत जानकारियां दी गई। दावा किया गया कि यह सारी चीजें एआई की मदद से तैयार की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर विवादित सामग्री का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस कारण अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता को सभी आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा अभिषेक शर्मा की सुनवाई के साथ साथ और खिलाड़ी क्या कुछ करते हैं। तो बात हम करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने भारतीय टीम को 3 ट्रॉफी जिताई। जी हाँ, आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि कुछ नाम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाते बल्कि इतिहास लिखते हैं। कुछ खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर नहीं उतरते बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद बन जाते हैं। भारतीय क्रिकेट में भी एक ऐसा ही नाम है, महेंद्र सिंह धोनी। एक छोटे से शहर रांची से निकलकर दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में शामिल होने तक उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में जन्मे धोनी आज 45 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, यह कहानी संघर्ष की, मेहनत की और उस जुनून की है जिससे एक साधारण परिवार के लड़के को दुनिया का महान कप्तान बना दिया। स्कूल के दिनों में धोनी क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल खेलते थे। वह अपनी स्कूल टीम में गोलकीपर थे, लेकिन उनके कोच की एक सलाह ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें क्रिकेट में विकेट कीपिंग करने का मौका मिला और यहीं से शुरू हुआ उस सफर का आगाज जिसने भारतीय क्रिकेट को उसके सबसे भरोसेमंद विकेटकीपर और सबसे सफल कप्तान दिया। लेकिन टीम इंडिया तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। घरेलू क्रिकेट में मेहनत करने के बाद धोनी ने भारतीय रेलवे में टिकट प्रशिक्षक यानी टीसी की नौकरी भी की। दिन में नौकरी और समय मिलते ही क्रिकेट की तैयारी, यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। साल था 2004 जिसमें धोनी ने भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया। शुरुआत भले ही खास नहीं रही, लेकिन साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन और श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 183 रन की तूफानी पारी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल चुका है। धोनी की आक्रामक बल्लेबाजी, लंबे छक्के और दबाव में शांत रहने की क्षमता ने उन्हें करोड़ों फैंस का पसंदीदा बना दिया। फिर आया साल 2007, भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा दिन जहां पहली बार खेल रहे टी20 विश्व कप के लिए एक युवा खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई। नाम था महेंद्र सिंह धोनी। अनुभव कम था लेकिन सोच बड़ी थी। अपने शानदार रणनीति और शांत फैसलों से भारत को पहले टी20 विश्व कप का खिताब दिलाया और दुनिया को मिला नया नाम, कैप्टन कूल। इसके बाद धोनी ने भारतीय क्रिकेट को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साल 2011 वनडे विश्व कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उनकी नाबाद 91 रन की कप्तानी पारी और आखिरी
छक्का आज भी हर क्रिकेट प्रेमियों के दिल में बसा हुआ है। उस एक छक्के के साथ भारत ने 28 साल बाद वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। साल था 2013, जहां धोनी की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। इसके साथ ही धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान बन गए जिन्होंने आईसीसी के तीनों बड़े खिताब टी20 विश्व कप, वनडे विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। धोनी की खासियत सिर्फ उनकी कप्तानी नहीं, विकेट के पीछे बिजली जैसी तेजी, आखिरी ओवर तक मैच को संभालने की कला और मुश्किल समय में शांत रहने की क्षमता ने उन्हें क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी ने 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। उनका नाम हजारों रन और विकेटकीपर के तौर पर सैकड़ों शिकार दर्ज है। उन्हें भारतीय टीम का पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पहुंचाने का भी श्रेय जाता है। आईपीएल में भी धोनी का जलवा बरकरार रहा। चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए उन्होंने टीम को 5 बार चैंपियन बनाया। चेन्नई के फैंस के लिए धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक भावना है। यही वजह है कि उन्हें प्यार से लोग थाला कहते हैं। धोनी को उनके यादगार योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म विभूषण और देश के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। 15 अगस्त 2020 को जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया तो करोड़ों फैंस भावुक हो गए थे। लेकिन कुछ खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, वे एक विरासत छोड़ जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी एक ऐसा ही नाम है जिनके रिकॉर्ड शायद कभी टूट जाए, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिल में उनकी जगह हमेशा रहेगी। धोनी सिर्फ एक कप्तान नहीं, भारतीय क्रिकेट का एक सुनहरा अध्याय है। फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।